दोस्तों, सानवी क्लासेस आल एग्जाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं विभा। आज हम इतिहास विषय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में अध्ययन करेंगे जो कि आगामी आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लाभदायक होंगे। और ये सारे क्वेश्चन आपके जो टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, ईडब्ल्यूआरएस के एग्ज़ाम में पूछे गए इतिहास के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर वाइज ये है कब कहाँ और कैसे। संस्कृत पांडुलिपियाँ निम्नलिखित में से प्रमुखता किस क्षेत्र से मिलती हैं? दक्षिण भारत से, उत्तरी भारत से, मध्य भारत से या पश्चिमी भारत से? ये आपका केवीएस पीजीटी में पूछा गया है, लेकिन इसका आंसर स्टार है। इसका हम आंसर डिटेल देख लेते हैं। पांडुलिपियाँ भारत के विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त हुई। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाली मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनुस, जिसका अर्थ हाथ से है, निकला है। प्राचीन पांडुलिपियाँ उत्तर भारत के कश्मीर तथा पश्चिमी भारत के गुजरात नामक स्थान से प्राप्त हुई हैं। इसके अतिरिक्त मध्य भारत एवं दक्षिण भारत से भी इसकी प्राप्ति होती है। कोई भी विकल्प सही न होने के कारण आयोग ने इसको मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। और ये पांडुलिपियाँ प्राय ताड़पत्रों, हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भोज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र में लिखी गई मिलती हैं। प्रारंभिक काल में कागज का आविष्कार नहीं हुआ था, अतः इसका प्रयोग होता था। आगे चलकर पत्थर के शिलाओं और तांबे के ताम्रपत्रों पर पांडुलिपियों की रचना की जाती है। ये आपके चैप्टर 6 में भी मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस सामग्री की पहचान कीजिए जिस पर प्रारंभिक भारतीय काल में पांडुलिपियों की रचना हुई है। यानी कि इसका उत्तर भोजपत्र होगा। आपको मैंने पहले बताया भोजपत्र। हेरोडोटस थे। कौन थे? हेरोडोटस एक प्रसिद्ध योद्धा, पहले वैज्ञानिक, पहले इतिहासकार, मिलेटस से एक प्रसिद्ध दार्शनिक। तो ये है पहले इतिहासकार ये थे। अब है दूसरा चैप्टर है आरंभिक मानव की खोज में आरंभिक मानव के बारे में कैसे जानकारी मिलती है? पहिया बनाना, जानवरों को पालना, आबाद जीवन बिताना, आग उत्पन्न करना। तो आग उत्पन्न करना से आदि मानव ने पहले सीखा। आदि मानव ने सर्वप्रथम आग उत्पन्न करना सीखा था। आदि मानव द्वारा प्रयुक्त आग के चूल्हे का प्रमाण उच्च पाषाण कालीन स्थल मृच्छलता चिंतामणि से प्राप्त हुआ है। कुरनूल गुफाओं से मानव अस्तित्व, लुप्त पशु और अग्नि के चिन्ह मिले हैं। पूर्व ऐतिहासिक काल का प्रारंभिक भाग के नाम से जाना जाता है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उसका उत्तर होगा पूरा पाषाण काल। इसके बारे में भी देख लेते हैं। पूर्व ऐतिहासिक काल का प्रारंभिक भाग पूरा पाषाण काल के रूप में जाना जाता है। मानव के प्रारंभिक काल के विषय में जो पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं उनमें पाषाण निर्मित उपकरणों की अधिकता के कारण उन्हें पाषाण काल कहा जाता है। पाषाण काल को सामान्यतः 3 प्रमुख उपकालों में विभाजित किया जाता है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूसफुट ने मई 1863 में मद्रास के पास स्थित पलवरन नामक स्थान से पूरा पाषाण काल उपकरण प्राप्त किया, जो कि एक हस्त कुठार था। मेसोलिथिक युग यानी मध्य पाषाण काल में बागोर, लंगरनाज
आदि स्थानों से प्राप्त साक्ष्यों से स्पष्ट होता है कि यहाँ के लोगों ने गाय को छोड़कर कुत्ता, बैल, बकरी आदि जानवरों को पालतू बनाना शुरू कर दिया। मेसोलिथिक मध्यकाल युग को पेलियोथिक यानी पुरापाषाण काल और नवपाषाण या नए पत्थर युग के बीच एक संक्रामणिक चरण के रूप में जाना जाता है। तीसरा है मैथोलिथिक युग से संबंधित इनमें से कौन सा बयान गलत है? यह पोलिलिथिक लिनोलिथिक युग के बीच की संक्रमण अवधि रही है। ये गाय, कुत्ते, बकरी जैसे जानवरों को पालना प्रारंभ करते हैं। मेसोलिथिक युग के उपकरणों की गुण विशेषता लघु पाषाण युक्त है। सन 1867 में कार्लाइल ने विंध्य के चट्टानी आवासों में माइक्रोलिथिक को पहली बार खोज निकाला। तो इसका उत्तर है 2। ये वो गाय, कुत्ते, बैल, बकरी जैसे जानवरों को पालना प्रारंभ करते हैं। तीसरा, रॉबर्ट बुशफूट ने इस वर्ष पुरातात्विक पाषाण औजार खोज निकाले। तो इसका उत्तर होगा सी 1863 ईस्वी में। निम्न जोड़े बनाइए। पाषाण युग, मध्याह्न युग, नवपाषाण युग और ताम्रपाषाण युग। तो पुरातन युग आपका होगा सूक्ष्म पाषाण काल। आपका पुरातन युग होगा कटे हुए पाषाण के औजार। मध्याह्न युग होगा आपका मतलब मेसोलिथिक युग जो होगा यानी सूक्ष्म पाषाण काल। नवपाषाण युग आपका होगा पालिशदार औजार। और ताम्रपाषाण युग यानी तांबे के औजार। भोजन संग्रह से उत्पादन तक, खेती और पशुपालन की शुरुआत। ये देखते हैं, पहला इसमें है असल में आहार सूक्ष्म पाषाणी औजार पाषाणी कुल्हाड़ी या धारों का उपयोग नहीं करते थे, लेकिन ताम्र वस्तुओं का प्रयोग करते थे। बी है आहार के लोगों को ताम्र के स्थानीय रूप से मिलने से प्रारंभ से ही प्रगलन और धातु कर्म की कला अवगत थी। अब ए और आर दोनों सही है। ए आर की सही स्पष्टीकरण है, या ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है और आर गलत है। तो इसका होगा ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। आहार पुरा स्थल दक्षिण पूर्व राजस्थान में बनास, बेइच और आहार नदियों के किनारे स्थित की खोज सर्वप्रथम 1953 में अक्षयकीर्ति व्यास ने किया था। आहार के निवासी अन्य पुरास्थलों के समान स्वच्छ पाषाणी औजार पाषाणी कुल्हाड़ी धारों का उपयोग नहीं करते। प्राप्त साक्ष्यों से स्पष्ट होता है कि यहाँ के लोग ताम्र निर्मित वस्तुओं का उपयोग करते हैं। ताम्र निर्मित वस्तुओं से सपाट कुल्हाड़ी, चूड़ियाँ, अंगूठी, सलाखें और पत्रे प्राप्त होती हैं। आहार के लोगों को ताम्र के स्थानीय रूप से मिलने के प्रारंभ से ही प्रगलन और धातु कर्म की कला का ज्ञान था। इस प्रकार ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। भारत के नियोलिथिक स्थिरीकरण की तिथि लगभग कितनी है? 800 BC, 600 BC या 7000 BC या नॉन ऑफ द एबव। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका देख लेते हैं। भारत में नवपाषाण स्थिरीकरण की तिथि सामान्यतः मेहरगढ़ को छोड़कर 4000 ईसा पूर्व मानी जाती है। मेहरगढ़ से प्राप्त तिथि लगभग
7000 ईसा पूर्व है। सांभर प्रदेश के लवर सरोवर में पाए जाने वाले संग्रहों के कृषि योग्य बनाने की जानकारी लगभग 7000 से 6000 ईसा पूर्व ज्ञात थी। नवपाषाणकालीन स्थलों में कृषि के अतिरिक्त हड्डियों से बनाए गए उपकरण और औजार भी प्राप्त होते हैं, जिसमें चिरान पुरास्थल से हिरण के सींग निर्मित उपकरण प्राप्त होते हैं। चिरान से नवपाषाणकालीन हड्डियों से बनाए उपकरण और औजार आबादित रूप से दिखाई पड़ते हैं। नवपाषाणकालीन लोग पहाड़ी देशों में दूर अपने रहने का ठिकाना बना चुके थे, किंतु ये सब पूरी तरह से पाषाण द्वारा निर्मित उपकरणों और शस्त्र पर निर्भर नहीं थे। इनमें से तीसरा है, इनमें से नियोलिथिक प्रदेश में हड्डियों से बनाए गए उपकरण और औजार आबादित रूप से दिखाई पड़ने लगते थे। बुर्ज होम, चिरार, इलाहाबाद, मेहरगढ़। तो इसका उत्तर होगा केवल 2, चिरांद, यानी कि आपका ए, केवल 2। सांभर प्रदेश के लवर सरोवर में पाए जाने वाले संघीय कृषि योग्य बनाने की सूचना लगभग इस अवधि में है। किस अवधि में? 7000 से लेकर 6000 BC के मध्य। नियोलिथिक लोग पत्थर से बने उपकरण और शस्त्र पूरी तरह उस पर निर्भर थे। क्या ये दोनों सही है? तो होगा इसका ए सही है और आर गलत है, यानी कि क्वेश्चन नियोलिथिक लोग ये है, नियोलिथिक लोग पत्थर से बने उपकरण और शस्त्र पर पूरी तरह निर्भर थे, पहाड़ी क्षेत्र में रहते थे। तो इसका है ए सही है, किंतु आर गलत है। मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। IVC में निम्नलिखित में से किस स्थल से पुरातत्व संबंधी निष्कर्षों से पता चलता है कि कुशल मानक शिल्पकार द्वारा 7000 BCE एक दंत चिकित्सक का अभ्यास किया जाता था? इसका उत्तर है मेहरगढ़। ये DSSSB PGT 2021 में पूछा गया था। इसका देख लेते हैं, इसका वर्णन क्या है। वर्तमान समय में बलूचिस्तान प्रांत के मेहरगढ़ में पुरातत्वविदों ने पाया कि हड़प्पा काल में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को चिकित्सा और दंत चिकित्सा का ज्ञान था। शारीरिक मानव विज्ञान, जिन्होंने मैसूरी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर एडिया क्यूसीना की परीक्षण ने उस समय खोज की जब वह पुरुषों में से एक से के दांत साफ करा रहे थे। बाद में उसी क्षेत्र में किए गए शोध में पाया गया कि दांतों को 7000 ईसा पूर्व में डेंटिंग किया गया था। तकनीकी रूप से निम्नलिखित साक्ष्य के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। मेहरगढ़ से ही धातु का पहला प्रमाण प्राप्त होता है। यहाँ से ताम्र निर्मित धारदार हथियार, एक ड्रिल और औजार प्राप्त हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में धातु का पहला प्रमाण किस पर था? बलूचिस्तान से मिलता है। अब है आरंभिक नगर। इन नगरों की क्या विशेषता थी? ये EMRS TGT 2023 में पूछा गया है। निम्नलिखित हड़प्पी पुरास्थलों को उनके उत्खनन के क्रम में बताइए। लोथल, कालीबंगा, धौलीवीरा, हड़प्पा। ये आपका ये पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर है ए। पहले हड़प्पा की खोज हुई 2122 में, फिर लोथल की खोज हुई 1997-98 में, फिर कालीबंगा, फिर धौलावीरा सबसे अंत में है आपका। दूसरा है, यानी पहले हड़प्पा आया, फिर लोथल, फिर धौलावीरा की खोज हुई, फिर कालीबंगा की खोज हुई, फिर धौलावीरा की खोज हुई। हड़प्पा सभ्यता की विशेष विशेषता कौन सी है? सील, शहरी योजना, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। हड़प्पा काल की विशेष विशेषता कौन सी है? तो इसमें से है विशिष्ट में से कोई भी नहीं। हड़प्पा सभ्यता की इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विशेष विशेषताओं में नगर नियोजन, जल निकास प्रणाली,
बृहद स्नानागार, अन्नागार, मोहरे, आभूषण, कला जैसे मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की मूर्ति, हड़प्पा से प्राप्त पाषाण नर्तकी, लोथल से प्राप्त गोदीवाला प्रमुख हैं। हड़प्पा कस्बों को बड़े ब्लॉकों में विभाजित किया गया। किसमें विभाजित किया? आयताकार में। हमें इसके उत्तर में कन्फ्यूजन है क्योंकि आभूषण और शहरी योजना तो थी ही यहाँ की, तो इसका उत्तर डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इसमें से तो 2 मिलता ही है। हम ई फालतू कर दिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये उपयुक्त में से एक से अधिक जो है, यानी शहरी योजना भी थी, आभूषण भी थी। और ये आपका ये देखिए तीसरा, हड़प्पा कस्बों को बड़े आयताकार ब्लॉकों में विभाजित किया गया था। इसका व्याख्या देख लेते हैं। हड़प्पा कस्बों को बड़े आयताकार ब्लॉकों में विभाजित किया गया था। हड़प्पा सभ्यता में कई नगरें 2 या इससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया। प्राय पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था और पूर्वी भाग बड़ा था लेकिन निचले इलाकों में था। नीचे दिए गए लिस्ट में से कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनिए, यानी हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो। इसमें से क्या क्या आपको प्राप्त हुआ है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। हड़प्पा से सिमेटरी प्राप्त हुआ है। लोथल से गोदीवारा, इसको इंग्लिश में डाक यार्ड बोलते हैं। कालीबंगा से जुते हुए खेत यानी हल चलाए हुए खेत। मोहनजोदड़ो से नाचने वाली लड़की की मूर्ति, और लड़की की नहीं, कांस्य मूर्ति, नाचने वाली लड़की की कांस्य मूर्ति। अब ये है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, इनमें से एक को कथन 1 और दूसरे को कथन 8 से कहा गया है। कारण पहला है, हड़प्पा के लोग अपनी जल आवश्यकताओं को ध्यान रखते थे और जल प्रबंधन के प्रति जागरूक थे। ये तो सही होगा। मोहनजोदड़ो में बड़ी संख्या में कुएं खुदवाए गए थे। इसका पहला है, ए और आर दोनों सही है और एक की सही व्याख्या है। यही आपका उत्तर, ये ए सही होगा। व्याख्या देख लेते हैं इसका। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी जिसमें सड़क, मकान, जल प्रबंध, नाली, कुओं आदि की उत्तम व्यवस्था थी। देखिए कुआं भी आ गया और उनका प्रबंधन भी आ गया, जल प्रबंधन। इस सभ्यता के लोग अपनी जल आवश्यकताओं और उसके निकास के प्रति काफ़ी जागरूक थे। हड़प्पा सभ्यता के नगरों की खुदाई में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो आदि की बड़ी संख्या में कुएं और नालियों के साक्ष्य मिले हैं। इन नगरों में से कुछ घरों में तो अपने अपने कुएं भी प्राप्त हुए हैं। प्राप्त साक्ष्यों से स्पष्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता जल निकास प्रणाली थी। वैज्ञानिक तरीके से बनाई गई मेहराब हड़प्पा सभ्यता काल से नदी नहीं प्राप्त हुई, जबकि पक्की ईंटें चौहदरों से तथा दीवारों की इंग्लिश बांड प्रणाली कालीबंगा से प्राप्त हुई है। नगर नियोजन तथा मोहरों से के आधार पर हड़प्पा के विभिन्न स्थानों में समानता पाई जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या है? नगर नियोजन, जल निकास प्रणाली, अच्छी तरह से निर्मित सड़कें और पक्के मकान। इसमें हम कन्फ्यूजन हो सकते थे क्योंकि नगर नियोजन भी इनकी अच्छी थी, जल निकास प्रणाली भी अच्छी थी, लेकिन सबसे मुख्य विशेषता सिंधु घाटी की जल निकास प्रणाली आयोग ने माना है। निम्नलिखित में से किसकी जानकारी हड़प्पा सभ्यता काल में नहीं है? पक्की ईंटों की दीवारों की इंग्लिश बांड प्रणाली की, घोड़िया छत की, वैज्ञानिक तरीकों से बनाए गए मेहराब की। तो वैज्ञानिक तरीके से बनाए गए मेहराब की व्याख्या नहीं मिलती है। निम्नलिखित में से किस तरह से हड़प्पा के विभिन्न स्थलों में समानता पाई जाती है? इसमें आपका 2 आंसर सही है। कृषि की प्रथा, कारीगर, नगर नियोजन, मेहराब। नगर नियोजन और मोहर ये दोनों आपका मिलता है। भवन और
नाले, सड़कें। अपने घर बनाने के लिए सिंधु घाटी के लोग प्रयोग करते थे लकड़ी के, बलुआ पत्थर के, पकी हुई और दग्ध ईंटों की। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो उपयुक्त में से एक से अधिक। व्याख्या इसका देख लेते हैं। सिंधु घाटी के लोग अपने अपने घरों को बनाने के लिए लकड़ी और पकी हुई दग्ध ईंटों का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी के लोग मकानों की छत भी लकड़ी से बनाते थे। दरवाजे, खिड़कियां आदि को बनाने में लकड़ी की मुख्य सामग्री थी। सिंधु घाटी के लोग मकान, नालियां, स्नानागार अच्छी तरह पकी ईंटों की सहायता से बनाते थे। ये ईंटें चतुर्भुजाकार होती थी। सिंधु घाटी से प्राप्त सबसे बड़ी ईंट 51.43 सेंटीमीटर गुणे 26.27 सेंटीमीटर के आकार की और समांतर 27.94 से लेकर 13.97 गुणे 6.35 सेंटीमीटर के आकार की ईंटें पाई जाती थीं। अब ये है नगरीय जीवन। हड़प्पा सभ्यता का एक पहलू जो हड़प्पन व्याख्या का आधार है, लेकिन उसके बारे में थोड़ा बहुत या नहीं के बराबर मालूम है। ग्रामीण जीवन, यानी यहाँ का ग्रामीण जीवन तो है नहीं, यहाँ पशुपालन था, परिवहन था। व्याख्या देख लेते हैं। हड़प्पा व्यवस्था का आधार ग्रामीण जीवन था, किंतु इसके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। हड़प्पा सभ्यता भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। इस युग में टीन और तांबा मिलकर कांसे के औजार, मूर्तियां बहुतायत से बनाए गए, जिनके कारण इसे कांस्य युग की सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा काल में नगरीकरण हुआ, किंतु गरीब और अमीर वर्ग के मध्य असमानता, उसके निवास स्थान, उसके द्वारा प्रयुक्त आभूषण, कीमती बर्तनों, रहन-सहन, मनोरंजन के स्थान आदि के कारण बढ़ी। हड़प्पा काल के लोग मनोरंजन के लिए शतरंज, पासा, नृत्य, शिकार आदि साधनों का उपयोग करते थे। हड़प्पाई लोगों में दाह संस्कार विधि के अंतर्गत पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान, दाह संस्कार विधि प्रचलित थी। शवों को दफनाते समय मृतक द्वारा दैनिक जीवन में प्रयुक्त वस्तुओं को रखा जाता है। अपने घर बनाने के लिए सिंधु घाटी के लोग प्रयोग करते थे उपयुक्त में से कोई नहीं, लकड़ी का, बलुआ पत्थर का, पकी हुई ईंटों का। उपयुक्त में से कोई नहीं। व्याख्या देखते हैं। नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक। व्याख्या देख। सिंधु घाटी के लोग अपने घरों को बना, ये तो हो चुका था ये और दो। कथन वाला, कांस्य युग में नगरीकरण हुआ, धनवान और गरीबों के बीच की असमानता बढ़ी। ए और आर दोनों सही है। ए और आर की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या या स्पष्टीकरण नहीं करता है। और ए आर दोनों सही है, ए गलत है और आर सही है। इसका उत्तर बी होगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सिद्ध किया गया कि हड़प्पा के लोगों में से एक सामान्य दफनाने की विधि है। पहला क्या, जमीन में गड़े हुए मुर्दों के सिर हमेशा उत्तर दिशा में होते थे। मुर्दों को दफनाते समय आमतौर पर चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था। ए और बी दोनों क्या, और मुर्दों को बैठे हुए आसन पर ही दफनाते थे। नहीं, ए और बी दोनों ये सही होगा। हमेशा सर उत्तर दिशा में होता था और दफनाते समय उनका सामान भी होता था। ये है आपका। निम्नलिखित में से कौन से हड़प्पी लोगों के मनोरंजन के साधन थे? शतरंज, पासा, नृत्य और शिकार। इसमें से आपका ये सब सही होगा। शतरंज भी था, पासा भी था, नृत्य भी था और शिकार भी था। नगर और नए शिल्प। निम्नलिखित किस हड़प्पी पुरास्थल पर पकी मिट्टी का हल मिला है? बनावली, दौलतपुर, मोहनजोदड़ो, पादरी। तो बनावली नामक हड़प्पी स्थल से पकी मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित बनावली का उत्खनन R.S. बिष्ट ये पूछता है कि बनावली का खोज किसने किया था? R.S. बिष्ट ने 1773-74 में करवाया था। यहाँ से एक जौहरी का मकान प्राप्त हुआ है, जिसमें सोना, लाजवत, कालिंजियर
के मन के प्राप्त हुए हैं। बनावली घग्गर की सहायक नदी रंगोई पर स्थित है और अन्य जगह से अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। निम्नलिखित किन हड़प्पी स्थलों से अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो इसका उत्तर है आमरी, बनावली, कालीबंगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। आलमगीरपुर किस नदी पे है? भादर नदी पे नहीं है, ये हिंडन नदी पे है। राखी कई द्वादश नदी पे है, यानी यही गलत है आपका। रोपड़ सतलज नदी पे है। मांडा चेनाब पे है। कच्चे माल की खोज में नगरी लोगों का भोजन। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसकी पश्चिम एशिया से व्यापारिक संबंध है? रोपड़, संखोल, कालीबंगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से कम। तो उत्तर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। व्याख्या देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कालीबंगा है, जिसका मध्य एशिया से व्यापारिक संबंध था। हड़प्पी सभ्यता से पश्चिम एशिया की वस्तुएं नगर मात्रा में मिली हैं। फारस की खाड़ी से शैली में बना एक मुहर लोथर से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुछ लाजवर्द मनके अथवा हड़प्पा के सीमेंट्री एच में पाए गए लाजवर्द के शायद पश्चिम एशिया से मंगाए गए थे। कालीबंगा में पाए गए कुछ बेलनाकार मोहरे अपने प्रतीकों के आधार पर पश्चिम एशिया के कहे जा सकते हैं। हड़प्पा काल में धातु तथा कीमती नग का आयात मुख्यतः से किया जाता था, जबकि निर्यातिक वस्तुओं में मोती, शंख, कपड़ा, टेराकोटा की मूर्ति आदि प्रमुख थी। हड़प्पा के लोग पश्चिमी एशियाई देश ओमान से तांबे का आयात करते थे। हड़प्पा नगर में कपास तथा इससे बने सूती वस्त्रों का निर्यात बड़े पैमानों पर विदेशों में किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के लोग फसलों में गेहूं, धान, जौ, तिल, सरसों आदि उगाते थे। यद्यपि इसका प्रमुख खाद्यान्न फसलें गेहूं और जौ था। हड़प्पा वासी द्वारा निर्यात की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु कौन सी थी? धातुएं और कीमती पत्थर, खाद्य, अनाज और कपड़ा। मिट्टी के बर्तन यानी कपड़ा। हड़प्पा वालों की आयात कर लेने वाली अत्यंत प्रमुख वस्तु क्या थी? धातु एवं कीमती नग। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दो महत्वपूर्ण हड़प्पा फसलों को दर्शाता है? गेहूं और जौ, तिल और सरसों, चावल और मसूर, कपास और गन्ना। तो गेहूं और जौ। निम्नलिखित में उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां सिंधु सभ्यता के पूरा स्थल नहीं मिले हैं। बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती प्रांत का पहाड़ी क्षेत्र, निम्न हिमालय क्षेत्र, तो उत्तरी महाराष्ट्र। इसका उत्तर डी ही होगा, सी, निम्न हिमालय क्षेत्र। इसका उत्तर सी था, निम्न हिमालय क्षेत्र में अभी तक नहीं पाए गए हैं कोई भी पुरास्थल। बलूचिस्तान में मेहरगढ़, सुतका के डोर, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत का पहाड़ी क्षेत्र में कालीबंगा, उत्तरी महाराष्ट्र में दौलताबाद और इनाम गांव के अवशेष मिले हैं। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण एक KVS 2018 में पूछा गया है। गड़े हुए पत्थर के सज्जा परत से युक्त किले की विशालकाय प्राचीन और पाषाण स्तंभों के अवशेष निम्नलिखित में से किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो इसका उत्तर होगा धौलावीरा। व्याख्या धौलावीरा स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा के सबसे अधिक पुरास्थल गुजरात में खोजे गए। धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। इसकी खोज 1967-68 में जगपति जोशी ने की, जहां हड़प्पा सभ्यता के कई नगरों दो भागों में विभक्त थे। स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा के सबसे अधिक स्थल कहाँ खोजे गए?
यानी इसका उत्तर है गुजरात में। सभ्यता के अंत का रहस्य। हड़प्पा के लोगों पर सैनिक हमला अथवा सामूहिक विध्वंस वारदात हुई होगी। इस प्रकार ह्यूलर ने अस्थिपंजरों को देखने के बाद कहा था मोहनजोदड़ो। हड़प्पा के लोगों पर सैनिक हमला अथवा सामूहिक विध्वंस वारदात हुई होगी। यह कथन मॉर्टिमर ह्यूलर ने मोहनजोदड़ो से प्राप्त अस्थिपंजर को देखने के बाद कहा था, किंतु उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के लिए वह सभ्यता का सिद्धांत अपनी पुस्तक हड़प्पा 1946 एशियंट इंडिया में स्वीकार किया है। अनियंत्र। निम्नलिखित को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। इसका उत्तर ही देख लेते हैं। कुड़ार पाक हड़प्पा काल, हड़प्पा विकसित हड़प्पा काल, सोनौली हड़प्पोत्तर काल है, हस्तिनापुर वैदिक काल का है। इसी के साथ ही ये वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। प्लीज़ आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसका अगले भाग मैं अगले वीडियो में अपलोड करूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।